नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मिशन यूपीएससी में। हम फेडरल सिस्टम को कंप्लीट कर रहे हैं। दो पार्ट में इसके बना चुका हूं, जो इसके डीमेरिट्स थे और मेरिट्स थे। आज बस इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन बचा है, जो लक्ष्मीकांत में दे रखा है। मतलब वेरियस थिंकर्स ने, जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, उन्होंने क्या बात बोली है और बी आर अम्बेडकर जी ने क्या बात बोली थी इस पर, और एक मुंबई केस भी है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कहा जाता है क्रिटिकल एवेल्यूएशन ऑफ फेडरल सिस्टम में कि जो बेसिक फेडरल सिस्टम है, जो ट्रेडिशनल फेडरल सिस्टम है यूएस, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का, उससे कहीं ना कहीं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेविएट करता है। मतलब उसकी तरह नहीं है। हमारे में इनकॉर्पोरेट हैं बहुत सारी थिंग्स जो यूनिटरी करेक्टर को बनाती हैं, जो मैं आपको पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूं। मतलब स्टेट को कम पावर देती हैं और सेंटर को ज्यादा पावर देती हैं। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं जो एक बैलेंस ऑफ पावर को टिलिंग इफेक्ट देती हैं, टिल्टिंग इफेक्ट देती हैं एक तरफ के लिए। तो केसी वियर जो थे, बहुत बड़े पॉलिटिकल फिलोसफर थे, इन्होंने कहा था कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारतीय संविधान है, वो क्वासी फेडरल है। मतलब कुछ फेडरल करेक्टर्स हैं यहाँ पर, और कुछ सेंटर के पास इतनी पावर है कि वो स्टेट को भी डेविएट कर सकती है। तो उन्होंने कहा था इंडियन यूनियन इज ए यूनिटरी स्टेट है विद सब्सिडरी फेडरल फीचर। कुछ फीचर्स यहाँ पर फेडरल हैं स्टेट के अंदर, और होना क्या चाहिए था कि फेडरल स्टेट होना चाहिए था, कुछ सब्सिडरी यूनिटरी फीचर्स होने चाहिए थे। इनका कहने का मतलब है कि जो स्टेट है वो एक यूनिटरी है और कुछ फेडरल फीचर हैं सेंटर के अंदर, सेंटर ने दे रखे हैं इसको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। लेकिन उनका कहने का मतलब था कि इसके जो फीचर्स हैं स्टेट के, वो खुद ही अपने हिसाब से देके, कुछ सेंटर का इसमें रोल ना हो। लेकिन हमारा जो फेडरल सिस्टम है वो यूएसए से बिल्कुल अलग है दोस्तों। अब इसमें कहा जाता है के सांथनम के द्वारा कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सेंटर को हमने इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्यों दी भाई, केंद्र को हमने इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्यों दी, इतना इंक्रीजिंग पावर उनको क्यों दी गई। ये कहते हैं इसके दो कारण हैं। पहला कारण कि जो सेंटर है, जो स्टेट्स हैं जो हमारी स्टेट्स हैं, वो सेंटर पे डिपेंड रहती हैं अपने फाइनेंशियल स्फीयर के लिए दोस्तों। कि जो फाइनेंशियल करेक्टर होता है उसके लिए डिपेंड रहती है कि ग्रांट मिलेगी, और जो पेमेंट फाइनेंस कमीशन बोलता है उस हिसाब से उनको पैसे दिए जाते हैं स्टेट्स को, तो वो काम करते हैं। इस वजह से ज्यादा पावर दे रखी है सेंटर को। दूसरे ये कहते हैं कि जो पावरफुल प्लानिंग कमीशन है, अब तो ये खत्म हो चुका है, इसकी जगह नीति आयोग आ चुका है दोस्तों। तो ये कहते हैं कि जो प्लानिंग होती है वो भी सेंटर के द्वारा ही होती है स्टेट की। इस वजह से केंद्र को ज्यादा पावरफुल बनाया गया है। इंडिया हैज प्रैक्टिकली फंक्शन एज ए यूनिटरी स्टेट। प्रैक्टिकली तो यूनिटरी स्टेट की तरह काम करती है थ्रू द यूनियन, एंड द स्टेट हैव ट्राइड टू फंक्शन फॉर्मली एंड लीगली एज ए फेडरेशन। और स्टेट कोशिश करते हैं कि हम फेडरेशन की तरह काम करें, एक फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म का जो स्ट्रक्चर है उसे मेंटेन करके हम काम करें दोस्तों। और अदर पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जो एग्री नहीं होते हैं इस डिस्क्रिप्शन से, जो पिछले के सांथनम ने दिया था कि फाइनेंशियली की वजह से जुड़े हुए हैं, और दूसरा प्लानिंग नीति आयोग की वजह से जुड़े हुए हैं। पॉल एप्पलबाय कहते हैं कि इंडिया का जो सिस्टम है वो एक्सट्रीमली फेडरल है। ये बहुत अलग तरीके से देखते हैं। ये जो कोडिंग है ना दोस्तों, एक्सट्रीमली फेडरलिज्म, पॉल एप्पलबाय की, मॉरिस जोन्स की, आइवर जेनिंग्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन इनकी कोट करके पूछ लिए जाते हैं। मॉरिस जोन्स कहते हैं ये बार्गेनिंग फेडरलिज्म है। मतलब कुछ पावर स्टेट्स को है, कुछ पावर सेंटर को है, बार्गेनिंग के साथ ये कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। आइवर जेनिंग्स कहते हैं कि फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। मतलब कि फेडरेशन तो है, स्टेट के अपने लॉज हैं, सेंटर के अपने कानून हैं, अपने हिसाब से पावर डिस्ट्रीब्यूट है, बट सेंटर कहीं ना कहीं ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, लिखा है ना सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी के तहत। तो ये बातें इन्होंने कही गई हैं। ये कहते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल तो है, लेकिन उसमें यूनिक सेफगार्ड है कि नेशनल यूनिटी और ग्रोथ के लिए वो एकदम सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी की तरफ मुड़ जाता है। और एलेक्जेंड्रोविक्स कहते हैं कि इंडिया इज ए केस ऑफ यूनिक इन कनेक्टर सुई जेनरेसिस।
मतलब कि ऐसा संविधान, ऐसा फेडरल स्ट्रक्चर कहीं नहीं है। और ग्रैनविल ऑस्टिन क्या कहते हैं कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। मैं एक बार आपको जल्दी से रिवाइज करा देता हूं दोस्तों। पॉल एप्पलबाई कहते हैं ये एक्सट्रीमली फेडरल है। मॉरिस जोन्स कहते हैं ये बार्गेनिंग फेडरलिज्म है। और आइवर जेनिंग कहते हैं कि फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। एलेक्जेंडर डोविक्स कहते हैं इंडिया इज ए केस ऑफ सुई जेनरिस, मतलब यूनिक इन कैरेक्टर। और ग्रेविन ऑस्टिन कहते हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है दोस्तों। अब इसमें कहा जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो क्रिएट ही ऐसा करा गया है कि सेंटर को स्ट्रॉन्ग करा जाए। इट हैज नॉट मेड द स्टेट गवर्नमेंट वीक। इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट को वीक करा जाए, कभी नहीं, क्योंकि स्टेट अपने कानून, अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन में पावर दी उस हिसाब से काम करता है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हैं स्टेट की, उस हिसाब से काम करती हैं। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि अगर यूनिटरी इन कैरेक्टर है तो सेंटर अपनी मतलब अपना को बढ़ा के दिखाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं है। और वो ये कहते हैं कि अ न्यू काइंड ऑफ फेडरेशन है टू मीट इंडियन पेक्यूलियर नीड्स। दोस्तों फिर वही बात कि आप किसी मतलब यूपी की परेशानी जो है, जो रीजन की परेशानी है उत्तर प्रदेश की, वो तमिलनाडु के लोग नहीं बता सकते। इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने इस हिसाब से बनाया है कि जो नेशनल यूनिटी है और जो हमारे देश की ग्रोथ है वो कभी हैम्पर ना हो। उस हिसाब से चीजों को पावर दी गई है। सेंटर के पास भी एक ज्यादा पावर होनी चाहिए। और दूसरी बात, फाइनेंशियली भी स्टेट वीक होते हैं तो इसके तहत उनको पैसा दिया जाता है। लेकिन बी आर अंबेडकर जी कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे भारत का, वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है डुअल पॉलिटी, मतलब सेंटर स्टेट डुअल पॉलिटी बनाई गई है। जो यूनियन है वो लीग नहीं है स्टेट का, और कोई लूज रिलेशनशिप नहीं है यूनियन और स्टेट के बीच में। और स्टेट एजेंसी नहीं है यूनियन की कि भाई अपनी पावर सेंटर से लेगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो इस यूनियन है और स्टेट है वो अपनी दोनों पावर कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव करते हैं, और सारी अथॉरिटी, सारी चीजें संविधान से ड्राइव करते हैं। जो यूनिटरी कैरेक्टर बनाया गया है वो इस वजह से बनाया गया है कि जो सोसाइटी की नीड्स हैं, जो सोसाइटी में दिक्कतें हैं, चैलेंजेस हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए यूनिटरी कैरेक्टर को अपनाया गया है। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि मोल्ड ऑफ फेडरलिज्म, जो फेडरलिज्म का करेक्टर है, उसको लूज करा गया है। नो, बी आर अंबेडकर जी इस बात को कहते हैं। और ये रिप्लाई करते हैं क्रिटिसिज्म जो होता है ओवर सेंट्रलाइजेशन कट इन द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसमें कहते हैं कि जो ये कहते हैं कि बहुत सेंट्रलाइजिंग पावर है, असल में वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक प्रिंसिपल है, किसी थॉट का, किसी आर्टिकल का, उसको अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं। इसमें ये कहते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जैक्टली कहना चाहता है उसको पढ़ने में वो लोग नाकाम है। इसलिए जो सेंटर और स्टेट का रिलेशन है, इट इज नेसेसरी टू बियर इन माइंड द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑन व्हाट इज राइट्स। समझ रहे हैं आप कि फेडरलिज्म के कैरेक्टर को कभी नहीं छेड़ा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। बस कुछ पावर इसलिए दी गई है क्योंकि यूनिटरी डेवलपमेंट हो और ग्रोथ बहुत अच्छे से हो देश की। ठीक है दोस्तों, जो बेसिक प्रिंसिपल है फेडरलिज्म का कि लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव जो है अपनी अथॉरिटीज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से लेंगे, चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट हो, दोनों सेंटर और स्टेट सारी अथॉरिटीज किसी लॉ के द्वारा नहीं बनती हैं, संविधान से द्वारा अपनी कलेक्ट करी जाती हैं पावर। जो स्टेट है इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिपेंड है सेंटर पे। अब यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये केंद्र पे पूरी तरीके से डिपेंड थोड़ी है, ये अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, अपनी अपनी चीजों को देख रहे हैं। तो स्टेट और सेंटर जो है वो एक दूसरे के को इक्वल इन मैटर है, मतलब दोनों की इक्वल पावर है, बस कुछ पावर सेंटर को ज्यादा दी गई है। इसमें कहा गया है कि आप सही से पता नहीं लगा पाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितना सेंट्रलिज्म है, कितना सेंट्रल टेंडेंसी है। और ये कहना गलत होगा कि सारी पावर आपने सेंटर को ही दे रखी है और स्टेट जो है वो सेंटर का एक नुमाइंदा है, नहीं, ऐसा नहीं है। जो सेंटर के अपने लॉज हैं वो उसको कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव करता है उस पावर को। दोस्तों, मुंबई केस में एक कहा था 1994 में
कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही थी कि जो फेडरल करेक्टर है वो बेसिक फीचर है और बेसिक फीचर को डिलीट नहीं करा जा सकता, अमेंडमेंट नहीं करा जा सकता कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और बेसिक फीचर की वैल्यू केशवानंद भारती केस में दी थी 1973 24 अप्रैल को दोस्तों। इसका वर्डिक्ट आया था स्टेट ऑफ केरला के साथ ये केस था दोस्तों। अब इसमें कहा जाता है कि जो आपका फेडरल फीचर है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है और ग्रेट पावर इज कन्फर्ड अपॉन द सेंटर और स्टेट, सबको अपनी अपनी पावर दी गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो सेंटर है वो स्टेट का अपेंडेज है, ठीक है, कि मतलब उसका एजेंट है, इसका मतलब ये नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में वर्डिक्ट दी थी मुंबई केस में दोस्तों। फिर से वही बात कही जाती है कि जो स्टेट हैं वो सैटेलाइट और एजेंट नहीं है सेंटर के, ये अपने स्फीयर में सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उनको पावर दे रखी है। लेकिन इमरजेंसी के टाइम क्या होता है, इवेंचुअली जो पावर होती है स्टेट की वो एकदम से सेंटर के पास में चली जाती है। इसका मतलब भी ये नहीं है दोस्तों कि फेडरल फीचर को इफेक्ट कराए, नहीं, वो एक सेंट्रलाइजिंग पावर है सेंटर की जिससे कंट्री की यूनिटी और ग्रोथ के लिए वो काम करा जा रहा है, जिससे स्टेबिलिटी बनी रहे। आपके फेडरल फीचर को नहीं अटैक करा जा रहा, इसमें ये बात कही जाती है दोस्तों। इसमें कहा जाता है जो फेडरलिज्म है वो कंप्रोमाइज रिप्रेजेंट करता है दो तरीके से, कि जो नॉर्मल डिवीजन ऑफ पावर है स्टेट के बीच वो इंजॉय करी जाती है स्टेट के द्वारा अपने स्फीयर के अंदर। दूसरा पॉइंट ये कहा जाता है दोस्तों कि जो नीड है नेशनल इंटीग्रिटी की और स्ट्रॉन्ग यूनियन की, ये एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि सेंटर अपनी मनमानी चला रहा है किसी स्टेट पे। सेंटर ये थोड़ी कह सकता है कि केरल को भाई ये लॉज बनाने चाहिए, ये पॉलिसीज बनानी चाहिए, या महाराष्ट्र को ऐसे काम करने चाहिए, नहीं कह सकता, क्योंकि भाई उनका अपना संवैधानिक क्राइटेरिया है, अपने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उससे वो पावर ड्राइव करते हैं। लेकिन ये कहीं कहीं एक्सेप्शनल है दोस्तों कि स्टेट सेंटर के पास ज्यादा पावर आ जाती है। आपने ट्रेंड देखा होगा कि फेडरल स्पिरिट का जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट था बिटवीन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका पे बेलगांव में, और डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट ओवर शेयरिंग रिवर वाटर बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु, कावेरी रिवर डिस्प्यूट देखा होगा, और इमरजेंस ऑफ रीजनल पार्टीज, इसी की वजह से रीजनल पार्टीज इमरजेंस होया कि किसको कितनी पावर है, कमिंग टू पावर इन स्टेट लाइक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो ये सब बातें बताई गई कि फेडरल स्ट्रक्चर का ये नुमाइंदे हैं। और इसमें कहा जाता है कि अगर यूनिटरी होती तो नई स्टेट्स क्यों बनाती, अपनी ऑटोनॉमी चलाती। अगर सेंटर के पास इतनी पावर होती कि भाई हमें ही सब कुछ देखना है तो वो अपनी ऑटोनॉमी चलाती, स्टेट्स बनाई, मिजोरम बना, झारखंड बना, अभी रिसेंटली तेलंगाना बना 2014 में। डिमांड ऑफ स्टेट फॉर मोर फाइनेंशियल गाइड फ्रॉम द सेंटर टू मीट देयर डेवलपमेंट नीड, डिमांड सुनी जाती है, स्टेट की जरूरतें सुनी जाती हैं सेंटर के द्वारा। ऑटोनॉमी दी जाती है स्टेट को कि सेंटर के साथ पावर को शेयर करें, सेंटर के साथ मिलके काम करें, ये ऑटोनॉमी दी जाती है, और कोई रेजिस्टेंस ना आए, इंटरफेरेंस ना हो इस सेंटर का स्टेट के बीच में। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी कहा है कि जो आपका 356 का आर्टिकल आप यूज करते हैं उसकी कुछ लिमिटेशंस होंगी। तो एक फेडरल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए सब बातें कही गई हैं। तो क्रिटिकल एवोल्यूशन यही था इसका कि अगर सेंट्रलाइजिंग कुछ पावर हैं जो हमने डिस्कस करी थी डीमेरिट और मेरिट में पार्ट 1 और 2 में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फेडरल स्ट्रक्चर को खराब हो रहा है, नहीं, ये एक कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए चीज है बस। ठीक है दोस्तों, तो इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए हमको। ठीक है, तो मैं इस लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करता हूं और फेडरल सिस्टम हमारा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। थैंक यू एवरीवन।